उत्तम शिक्षा का एकमात्र संस्थान प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल। आगरा दयालबाग स्थित प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल के निदेशक सुशील गुप्ता से जब दस्तक प्लस टीम ने वार्ता की, उन्होंने बताया, हमारा स्कूल उत्तम शिक्षा के लिए है। हर क्लास में अधिकतम 30 बच्चे बैठते हैं। हमारा स्टाफ स्कूल के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। स्कूल में पूरी पढ़ाई की जाती है। हमारे स्कूल के छात्र स्टेट लेवल तक खेले हैं और अच्छे अच्छे ओहदों में चुने गए हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों का भविष्य संवारना है, उन्हें जीवन में कामयाब बनाना है। जी सर, अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर सुशील गुप्ता, डायरेक्टर प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल आगरा। सर, आप डॉक्टर हैं तो अपना स्कूल का गठन कब और कैसे और क्यों किया? देखिए, डॉक्टर मैं वैसा डॉक्टर नहीं हूँ मेडिसिन वाला, मैं एकेडमिक्स का डॉक्टर हूँ, राइट, पहली बात। और ये 2 अप्रैल 2002 में हमने स्कूल शुरू किया था और अब स्कूल को ऑलमोस्ट 21 साल से ज़्यादा हो गए हैं। और ये स्कूल नर्सरी से लेके 12th तक का है। और हमारे स्कूल में 11th में तीनों स्ट्रीम हैं, साइंस, बायोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़। जो आपने स्कूल का गठन किया था तो आपका क्या उद्देश्य था? किस गोल के साथ आपने स्कूल का गठन किया था? सबसे बड़ी बात यह है कि गोल मेरा ये था कि जब मैं बचपन में पढ़ता था तो मेरा ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि ना तो मेरे स्कूल में स्विमिंग पूल था, ना मेरे स्कूल में कोई हॉर्स राइडिंग थी, ना मेरे स्कूल में एक्टिविटीज़ थी, क्योंकि स्कूल शहर के अंदर भी था और दूसरा इतनी बड़ी जगह भी नहीं थी। आज के उसमें मुझे ये लगता है कि ओवरऑल डेवलपमेंट भी उतना ही ज़रूरी है जितना पढ़ाई में नंबर आना। अगर आपके नंबर अच्छा है और आप अपने को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, फिज़िकली आप फिट नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो आगे काम नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने अपने स्कूल में, मेरे स्कूल का एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको स्विमिंग ना आता हो। मेरे स्कूल का एक भी बच्चा नहीं है जिसको हॉर्स राइडिंग नहीं आती हो, जो घोड़े पे बैठने में जिसे डर लगता हो, क्योंकि विंटर में मैं हॉर्स राइडिंग कराता हूँ और समर में स्विमिंग कराता हूँ और ये रेगुलर पार्ट है। इसी तरह से मैं जब पढ़ता था तो मेरे स्कूल में क्लास में 70-60 बच्चे होते थे, जिससे कि ना तो टीचर ढंग से अटेंडेंस लेती थी, ना टीचर सबके ऊपर ध्यान देती थी। तो मैंने ये तय किया कि भाई मेरे किसी भी सेक्शन में 30 बच्चे से ज़्यादा नहीं होंगे, और यही हम मेंटेन कर रहे हैं कि हम 30 बच्चे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मुझे मार लगती थी कि एक टीचर कहता था मुझे पास शाम को पढ़ने आओ, दूसरा टीचर कहता था मेरे पास पढ़ने आओ, और स्कूल क्लास में या स्कूल में वो पढ़ाते नहीं थे। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आके ये कहा कि मेरी टीचर जो है वो शाम को मेरे स्कूल के बच्चों का ट्यूशन नहीं ले सकती। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने बाल्यकाल में कही है, अपने स्कूलिंग में कही है, जो मुझे नहीं मिल पाई। अब यहाँ पर जब हम 10th के आगे आते हैं तो आज की तारीख में करीब 10-11 लैब्स होती हैं, जो कि किसी भी स्कूल में नहीं है। मैं कह सकता हूँ घमंड से कि मेरे स्कूल में है। हम जब पढ़ते थे तो बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का एक ही कमरा होता था, और उसी में जो है वो सारी क्या कहते लैब्स होती थी एक ही कमरे में। मेरे स्कूल की अगर बात करेंगे तो मेरे यहाँ फिज़िक्स की अलग लैब है, केमिस्ट्री की अलग लैब है, बायोलॉजी की अलग लैब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अलग लैब है। 2 लैब मेरे यहाँ कंप्यूटर की हैं, क्योंकि अब कंप्यूटर का ज़माना आ गया है, बगैर उसके सर्वाइव नहीं है। तो मेरे यहाँ एक लैब है जो नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक है कंप्यूटर की, और एक है जो 6ठी से 12वीं तक की है। मेरे यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ रोबोटिक्स, कोडिंग, सोशल स्टडीज़, मैथ्स, और उसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ हैं मेरे यहाँ वो करीब 23 एक्टिविटी हैं, जो मैं बड़े घमंड के साथ कह सकता हूँ कि शायद हिंदुस्तान के किसी भी स्कूल में इतनी एक्टिविटीज़ नहीं होती। जी, आपके स्कूल को 22 साल के लगभग हो चुके हैं, तो अब तक बच्चों ने क्या क्या गोल्स अचीव कर चुके हैं और कितने % आपके स्कूल का रिजल्ट आता है? देखिए, हमारे स्कूल का रिज़ल्ट, क्योंकि हम बहुत चूज़ी हैं, तो 100% रहता है। कोई भी बच्चा हमारे यहाँ 10th में या 12th में कभी भी फेल नहीं हुआ। एक आध बार किसी बच्चे की तबीयत की वजह से उसकी सप्लीमेंट्री ज़रूर आई थी, तो वो उसने उसमें क्लियर कर लिया।
अभी हमने 2 मार्च को एलुमनी मीट किया था, जिसमें हमारे यहाँ से जो पास आउट बच्चे थे वो आए थे, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हमारे यहाँ के बच्चे पीसीएस बन चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, सारी पोस्टों पे पहुँच चुके हैं। स्कूल में एडमिशन के लिए फीस मेन प्रायोरिटी पर है या जो टेस्ट लिया जाता है स्कूल में एडमिशन से पहले वो मेन प्रायोरिटी पे है? देखिए, हमारी फ़ीस बिल्कुल तय है। हम किसी भी इससे नहीं है कि आपको कुछ फ़ीस चार्ज करें, आपको कुछ फ़ीस चार्ज करें, पहली बात। दूसरी बात, कोविड के बाद से हमने एडमिशन फ़ीस जो कि हमारी 30,000 40,000 होती थी, और अब अगर हम उसे कंटिन्यू करते तो आज की तारीख में इस साल 24-25 में 60,000 तक पहुंच जाती, वो हमने नहीं ले रहे हैं। बस की एश्योरेंस फ़ीस जो कि बस आप पूरे साल में, इसके लिए भी हमने कहीं कोई वो नहीं किया। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ के जो पहले हमारे यहाँ बच्चे का एक रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद उसका और उसके फादर का इंटरव्यू होता है। ये स्टैंडर्ड फर्स्ट से ऊपर की बता रहा हूँ मैं, नर्सरी एलकेजी यूकेजी का खाली बच्चों का मिलना होता है हमारा, लेकिन फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चों का इंटरव्यू रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, इंटरेक्शन होता है, तब जाके हमारे यहाँ उसका एडमिशन फाइनल होता है। अगर पेरेंट्स इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो उस बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा? पहली बात तो ये कि पेरेंट्स का इंटरव्यू नहीं होता है, और ना कोई आजकल ऐसा पेरेंट है जो कि क्वालिफाई ना करे। सिर्फ उनसे एक मिलने का पर्पज़ होता है कि हमें पता चले कि भाई ये इसके माँ बाप हैं, जॉइंट फैमिली में हैं, या बच्चे से क्या उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या स्कूल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। सिर्फ हम इसके लिए पेरेंट्स से मिलते हैं। जी। आरटी के तहत आपके स्कूल में कितने बच्चे इसमें शिक्षा आरटी के प्राप्त? मैं दावे से कह सकता हूँ कि आगरे में कोई और स्कूल नहीं है जहाँ 30 बच्चे पढ़ रहे हैं, और 1,10,000 एक बच्चे की फ़ीस होती है, जिसके अगेंस्ट हमको पूरे साल भर में 4,500 रुपये गवर्नमेंट देती है। कितना? 1,10,000, यानी मेरे पास में हर साल आप ये समझ लीजिए कि करीब 34 लाख रुपए मेरी फ़ीस का नुकसान हुआ है आरटी के बच्चों को पढ़ाने। अच्छा, सरकार ने एक सुविधा की हुई है कि 8th तक बच्चे को पास करना ही करना है, तो उससे शिक्षा स्तर में कितना गिरावट आया है और उसका बेस लेवल कितना कमज़ोर हो रहा है? देखिए, ये जो सरकार कर रही है कि 8वीं तक पास करना है, हालांकि ये उन्हीं बच्चों को पास करना है जो आरटीई के हैं मेजर। बाकी हमारे यहाँ के बच्चे चूँकि वो पढ़ाते हैं, हम उनको, उनकी अटेंडेंस भी होती है, इसलिए हम नहीं मानते हैं कि कोई उसमें से फेल होने के चांसेस है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आरटीई के बच्चे जिनका कि कोई अटेंडेंस का नहीं है, वो आए साल भर नहीं आए, उनको हम अगली क्लास में करते हैं, वो एग्ज़ाम दें, उनसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ना दें, उनको आगे करते हैं। ये बहुत गलत है, क्योंकि अगर तीसरी के बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है तो वो चौथी की पढ़ाई भी क्या करेगा, और चौथी की भी कर ली है तो 5वीं की कैसे करेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत गलत आदेश है गवर्नमेंट का। इसमें चेंज होना चाहिए कि कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भाई 50%, वैसे सीबीएसई 75% की बात करता है, कम से कम 50% तो अटेंडेंस हो, जिससे 50% बच्चा आए, और जब बच्चा स्कूल में आएगा तो पढ़ेगा भी फिर तो, और उसको हम पढ़ाएंगे भी, तो कम से कम इतना तो हो। अगर उसके 50% से नहीं हो तो मेरे हिसाब से उसको अगली क्लास में प्रमोट नहीं करना चाहिए। जी। अभी द्वारा चुनाव आ रहे हैं, 2024 के चुनाव है, उसके बाद आप जो शिक्षा मंत्री बनेंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे शिक्षा एजुकेशन को बढ़ाने के लिए? उनसे हम सिर्फ एक ही बात करना चाहेंगे कि वो ग्राउंड लेवल पर आए, और सबसे पहले तो हम ये चाहेंगे कि जो सारे कायदे कानून, वो जो सरकारी स्कूलों पे कुछ नहीं है और सब प्राइवेट स्कूलों पे है, ये बहुत गलत है। एक सा होना चाहिए। बच्चा तो वहाँ भी पढ़ रहा है, बच्चा यहाँ भी पढ़ रहा है। बच्चे की जान अगर वहाँ पे हमारे यहाँ कीमती है तो वहाँ भी कीमती है। हमारे यहाँ फायर की एनओसी होनी चाहिए, हमारे यहाँ लिफ्ट होनी चाहिए, हमारे यहाँ CWSN वो होना चाहिए, हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट हमें देना, हमें सब चीज़ें हमें करनी है। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कोई ना पूछने जा रहा है कि कोई बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि वहाँ सब सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं है। इससे हम बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं और नहीं रखते हैं। और दूसरा, जो NEP में भी SSS सिस्टम जो गवर्नमेंट को NEP में कह रही है
मुझे नहीं लगता इन्हें गवर्नमेंट मानेगी, क्योंकि ट्रिपल एसए में एक थर्ड एजेंसी गवर्नमेंट के स्कूलों को भी देखेगी कि उसमें कहाँ कमियाँ हैं, और एक प्राइवेट स्कूलों को भी देखेगी। न्यू सेशन शुरू होने वाला है, तो उसके लिए आपकी क्या न्यू पॉलिसी है, क्या आप बाकी पेरेंट्स को बताना चाहेंगे अपने स्कूल के बारे में? हम तो ये बताना चाहेंगे कि आइए स्कूल घूमिए, हमारे यहाँ कोई एडमिशन फ़ीस नहीं लगती है, और हमारे यहाँ चीज़ें बिल्कुल अलग है, और आके खुद देखिए और खुद उसको करिए। नई चीज़ तो हमारे यहाँ रोज़ हर दफ़े नई चीज़ होती रहती है। होली का त्यौहार आ रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? होली का त्यौहार आ रहा है, होली मनाइए, लेकिन बिगड़ रंगों के मनाइए। हरित होली मनाइए, गुलाल से होली मनाइए, फूलों से होली मनाइए। वो गलत काम ना करें जिसमें कि आप किसी दूसरे आदमी को तकलीफ़ हो या परेशानी हो, ऐसा कोई भी काम ना। अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं शालिनी देव from Prelude Public School as a senior coordinator. I am teaching accountancy for the last 17 years in this Prelude Public School. आपने यही स्कूल क्यों चुना है टीचिंग के लिए? नहीं, यहाँ स्कूल में सबसे बड़ा जो मुझे एडवांटेज लगता है वो ये है कि हमको टीचर एज अ टीचर और हमारे बच्चों को हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है, और हम जो भी सुविधा के लिए चाहते हैं, जैसे बच्चों को कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, बच्चों को कोई आउट स्टेशन ट्रिप पे लेके जाना है, या कोई एक्सकर्शन देना है, उसके लिए हमारे जो डायरेक्टर सर जो हैं डॉक्टर सुशील चंद गुप्ता जी, वो बहुत ही हर तरीके से हमको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हम जैसे ही उनको कोई भी सजेशन देते हैं वो फटाफट हमारी सजेशन मान लेते हैं। तो ये बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी एक अच्छा अवसर है यहाँ पर। टीचर्स के लिए यहाँ एक सुविधा है कि वो खड़े होकर ही पढ़ाएंगी, तो इससे टीचर्स को पूरा 8-9 घंटे खड़ा होना दिक्कत की चीज़ होती है, कोई अदर प्रॉब्लम्स ही होती हैं, तो ऐसी कभी दिक्कत टीचर से हुई है? इसके लिए बैठने की सुविधा क्यों नहीं की गई है? नहीं, एक्चुअली ये है कि टीचर जब हम क्लास में जाते हैं तो हम जितना अच्छा परफॉर्म खड़े होके कर सकते हैं वो बैठ के नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बैठे हैं तो हमको सारे बच्चे नज़र नहीं आएंगे और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। एक तो ये भी इसका रीज़न है, और हमारे जो पीरियड्स का अलॉटमेंट है वो हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं करते टीचर्स को, बीच बीच में उनको रेस्ट करने के लिए पीरियड्स मिलते हैं। और अगर किसी टीचर को बाय चांस कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई या कोई है तो उसके लिए हम अपना टीचर भेजते हैं बीच में। ऐसा नहीं कि एट ए स्ट्रेच टीचर को लेना पड़ेगा सारे पीरियड्स, 8 घंटे 9 घंटे एट ए स्ट्रेच नहीं खड़ा होता टीचर, क्योंकि अगर आप खड़े होकर पढ़ाते हो तो योर टीचिंग विल बी मोर इफेक्टिव। जी, आपके स्कूल के कितने बच्चों ने अब तक अच्छे कोर्स प्राप्त किए हैं? हमारे स्कूल के ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने अच्छे स्कोर प्राप्त किए हैं। जो उनका 10th में, अगर 10th के बाद अगर वो एडमिशन लेते हैं तो कंपैरेटिवली हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा गया है 11th-12th में। जी, जो एजुकेशन का स्तर है वो पुराने लेवल में और अब के लेवल में कितना फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, थोड़ा सा एजुकेशन का स्तर पुराने लेवल से ये था कि पुराना लेवल जो था वो प्योरली एकेडमिक ओरिएंटेड था। अब का जो लेवल है उसमें हम एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को और इंटरेस्ट लेकर बच्चों को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों को कराते हैं, तो उसमें बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हम बच्चों को साथ साथ में देते हैं। तो बच्चों का जो रुझान है वो एकेडमिक्स की तरफ धीरे धीरे अब आ रहा है। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आनंद अग्रवाल है। मैं प्रील्यूड पब्लिक स्कूल आगरा में गत 7 वर्षों से अध्यापक हूँ। मैं यहाँ पे सामाजिक विज्ञान पढ़ाता हूँ और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ 11th-12th में। जी, इससे पहले आप किसी अदर स्कूल में टीचर से? नहीं, मैंने अपने करियर की शुरुआत इसी स्कूल से करी है। 2 साल मैं मथुरा में था, वहाँ मैंने थोड़ी ट्रेनिंग करी, लेकिन उसके बाद मैंने प्रील्यूड से ही अपना करियर स्टार्ट करा है। ठीक, अपने करियर स्टार्ट करने के आपने प्रील्यूड स्कूल ही क्यों चुना? क्योंकि मैं दयालबाग में स्टूडेंट था, दयालबाग पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, दयालबाग कॉलेज में पढ़ता था DEI में, एंड वहाँ मुझे मेरे जो अध्यापक थे उन्होंने बताया था कि मैं काफ़ी अच्छा टीचर बन सकता हूँ। तो फिर जब मैं आसपास के स्कूल्स देख रहा था तो मुझे प्रील्यूड सबसे अच्छा लगा, और प्रील्यूड के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हमारे डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुशील चंद गुप्ता, उनका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा, और 7 साल कहाँ निकल गए पता भी नहीं चला। जी, आपका जो विषय सब्जेक्ट है तो उसके लेके बच्चों का रुझान कितना है और बच्चों पे कैसे आप फोकस करते हैं? जी, देखिए, जब सोशल साइंस की बात होती है, सामाजिक विज्ञान की, तो ऑफकोर्स ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा पिछड़ जाता है, लेकिन जब हम इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एनर्जी के साथ, एक्टिविटीज़ के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे इसमें बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। गत कई वर्षों से हमारे बच्चे इस सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स लेकर आ रहे हैं और विद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं।
कहा जाता है कि एसएसटी सोशल साइंस में कोई भी 100 में से 100 लाना बहुत मुश्किल होता है। जी, इसी रिकॉर्ड को हमने तोड़ा है। हमारे 3 बच्चों ने 2017-18 में 3 बच्चों ने 100 में से 100 लाए थे, और अब ये रिपीटेड चल। लास्ट ईयर भी पॉलिटिकल साइंस में प्रियल प्रताप यादव ने 100 में से 100 ला के दिखाया था। तो ये गत वर्षों से हमारे स्कूल का रिकॉर्ड रहा है कि हम 100 में से 100 देते हैं बच्चों को। एक प्रैक्टिकल जो सुविधा दी गई है सरकार द्वारा, तो उसके से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि बच्चे इसलिए अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं? देखिए, प्रैक्टिकल होने से और भी ज़्यादा बच्चों को के सब्जेक्ट में कमांड बनती है, क्योंकि जब बाहर का अध्यापक आता है, उनसे मिलता है और सवाल जवाब करता है, तो इससे बच्चों की और ज़्यादा जो एक साक्षात्कार करने की जो उनकी एबिलिटी है वो बढ़ती है। तो बच्चों को और ज़्यादा उसके सब्जेक्ट पे कमांड मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो 20 में से 20 मार्क्स उनको वैसे ही मिल जाते हैं, नहीं, उसके लिए भी बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, और उस प्रोजेक्ट में बच्चे अपनी काफ़ी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर सुविधा शर्मा, प्रियूड पब्लिक स्कूल से, और 17-18 साल हो गए मेरे को यहाँ पर जॉब किए हुए। किस सब्जेक्ट को आप टीच रहे हैं? मैं पेंटिंग सब्जेक्ट से हूँ और उसी को प्रमोट कर रही हूँ, और हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं वो आगे इसी फील्ड के अंदर आगे निकल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं हमारे इसी से रिलेटेड जिसमें वो लोग पार्ट लेते हैं। बच्चे एकेडमिक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्राफ्टिंग एंड पेंटिंग में इतना ध्यान नहीं देते, तो उसमें आपको क्या लगता है आपके स्कूल के बच्चों ने कितना स्कोर किया है? हमारे बच्चे दोनों में ही भाग लेते हैं, क्योंकि पेंटिंग एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, वो एक सब्जेक्ट है, ऐसे पेंटिंग भी एक सब्जेक्ट है ना। जैसे अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, ऐसे पेंटिंग भी सब्जेक्ट है। तो बच्चा वो उतना ही लेता है सिक्स सब्जेक्ट के अंदर, उतना ही फुल फ्लेश जो है डिवोट करता है अपने सब्जेक्ट के लिए। पहले कहा जाता था कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए आप अकेडमी पे ज़्यादा ध्यान दो, इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए, तो अब ये चेंजेस हो रहा है, तो क्या लगता है? बहुत बदलाव है। पहले भी मुझे लगता है पहले भी ये सब चीज़ें थी, प्री हिस्टोरिक से आप देखिए टिल अभी मॉडर्न आर्ट तक सारी चीज़ें, डिमांड कितनी है। एक हमारे तो MF हुसैन ही हैं जिसे सब नाम जानते हैं, मोनालिसा है, सब लोग जानते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रीम ऐसा है कि साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ तीनों स्ट्रीम के साथ ये सब्जेक्ट जुड़ जाता है। और आर्ट इंटीग्रेटेड जो मतलब CBSE हमको दे रहा है, उसका मतलब क्या है? अगर मैथ्स का अगर बच्चा पढ़ रहा है तो किस बेस से? स्क्वायर उसको बनाना आना चाहिए, रेक्टेंगल आना चाहिए, तो ये सब कैसे? ये तो फील्ड आर्ट का ही फील्ड है ना, तो इसलिए